हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो सभी ने प्रैक्टिस किया होगा और आप अश्योर्ड होंगे कि इस चीज़ को जो हमने पढ़ा है वो कितनी बेटर तरीके से हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलो बच्चों, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मेट जी एक्स पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं। डिटरमिनेंट में हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि वो होती क्या है। कोई भी एनी डिटर्मिनेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कहने का मतलब ये हुआ, लेट अस सपोज कि हमारे पास में एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे a1x प्लस b1y। और हमने आपको ये मैट्रिक्स जब स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स के स्टार्ट में जब मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से कोफिशिएंट की मैट्रिक्स और वेरिएबल की मैट्रिक्स और इज इक्वल टू कांस्टेंट की मैट्रिक्स लिखा जाता है। मैंने ये भी समझाया था कि क्या होता है डिटर्मिनेंट एक्चुअली जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक्स के, वाई के और 1 के डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं वो कुछ नहीं होता, वो एक टू सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट ही होती है। तो बस उसी को मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हम आगे क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं सर कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर लिखा जाता है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, b1 c1 b2 c2 इज इक्वल टू y अपॉन a1 a2 c1 c2 एंड 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। टीचर्स यूजुअली सभी आपको यही समझाते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में आप इस तरीके से लिखो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा के आप इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। इस तरीके से वो आप लोगों को बताते हैं, इस तरीके से वो आप लोगों को एरो लगा के दिखा देते हैं कि बच्चों किस तरीके से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इन डिनोमिनेटर्स की वैल्यू आप निकाल के बता सको। तो आप जस्टिफाई कैसे करते हैं? आप जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि x अपॉन b1c2, ये आता तो डेरिवेशन से ही है। हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यूज निकालते हैं। x और y की वैल्यू कैसे निकालते हो आप? x और y की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालते हो, यहाँ लिख देते हो आप, डिनोमिनेटर में आपके आ रहा होता है a1b2 माइनस a2b1, करेक्ट। और न्यूमरेटर में आ रहा होता है आपके b1c2 माइनस b2c1, करेक्ट। और y आप क्या लिखते हो? y लिखते हो होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 बच्चों, और उसके न्यूमरेटर में माइनस टाइम्स आ रहा होता है आपके a1c2 माइनस a2c1। क्या ये सही बात है? इज इट रिटर्न करेक्ट? अरे सही लिखा होगा यार, इसमें शक करने वाली क्या बात है। चलो देखो आगे देखो। अब एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो आपके ये फॉर्मेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मेट बनाने के लिए x के डिनोमिनेटर में तो इस वाले न्यूमरेटर को ले जाते हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है बच्चों हमारे पास x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू, और यही न्यूमरल वैल्यू y के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो y अपॉन माइनस टाइम्स a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो एक मिनट रुको बच्चों। तो अब ये देखो कि x के डिनोमिनेटर में ये लिख दिया, तो यहां से ये क्या सिंप्लीफाई होके आ गया, यहां से ये सिंप्लीफाई होके आ गया x अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और उधर क्या बचेगा बच्चों, नॉट a1b2 माइनस a2b1, ये आएगा b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, और इज इक्वल टू में होगा हमारे पास में डिनोमिनेटर के अंदर a1b2 माइनस a2b1। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये आएगा आपके, और इसी तरीके से आपके इसके डिनोमिनेटर में, y के डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, सिंप्लीफाई होने के बाद वो आ रहा होगा y अपॉन माइनस टाइम्स a1c2 माइनस a2c1
इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो कि सिचुएशन क्या बन गई है। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है, a इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू सी, और हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी हो सकता है यहाँ से। बोलो क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? तभी मैंने ये वैल्यू लिखी है डायरेक्टली, जो अब आपको समझ में आ गई होगी कि इससे ये कैसे आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों की ये 1 क्या बन जाएगा, a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है क्या? अंडरस्टूड हुआ सभी को? अब जरा ध्यान से देखो कि फिर मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया जब उन्होंने थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी बन रही है उसको हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ और भी डिटर्मिनेंट, मतलब एक फंक्शनैलिटी के थ्रू कुछ और भी लिख सकते हैं। उन्होंने फिर ऐसे अरेंज करके देखा तो ये एक पैटर्न बन गया, और उस पैटर्न को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया बच्चों, डिटर्मिनेंट नाम दे दिया। यहाँ ये डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स बन रहे हैं। देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दैट इज व्हाई दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको। फिर इन्होंने इसको याद करने का तरीका समझा ही दिया, आप समझ में आ ही गया होगा बच्चों की इसको करना क्या है। अब मेरे पास ये सिंपल सा एक डिटर्मिनेंट बन गया जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x/b1 b2 c1 c2। ये एक डिटर्मिनेंट पैटर्न बन गया है। अब मैं इन वैल्यूज को मैं सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोल सकता हूँ। नाउ आई कैन से दीज वैल्यूज एज ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यस और नो? क्योंकि ये कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, इट इज अ कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। एक चीज और, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि डिटर्मिनेंट के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स ही आए, इसके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। तो आ जाओ बच्चों आगे इसमें स्टडी करते हैं। x/b1 c2 b1 b2 c1 c2 y अपॉन माइनस टाइम्स a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू 1/a1 a2 b1 b2। ये सब सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हो गई जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करी हुई दिखाई दे रही है, जिसका डेरिवेशन वहां लिखा हुआ है। आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। वो कहता है इफ द इक्वेशंस a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं समझा देता हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में भी वो सिर्फ सिंपली x के फॉर्म में लिख रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी रही होगी, b1/a1, यस और नो? और इस x की वैल्यू क्या हो गई, b2/a2, एम आई राइट? तो यहाँ से ये दो मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्लेन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगी 2 पैरेलल लाइंस जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है? अगर ऐसा है तो इनका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अगर इनका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब इनसे बनने वाली डिटर्मिनेंट का रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्या ये बात, ये फंडामेंटल सभी को समझ में आया? क्योंकि कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो एक्चुअली में हमारे पास में मैं अगर जिस हिसाब से बोलूँ तो मेरे को y की वैल्यू कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि x तो ये x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट another constant are always a parallel line with respect to given y एक्सिस, और y एक्सिस के अगर वो पैरेलल है तो कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। और कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला तो इनसे जनरेट होने वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। सर एक न्यूमेरिकल बता दो प्लीज। देखो बच्चों, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस या 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दो अलग अलग लाइंस हैं। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -3/2 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इज इक्वल टू -3/2 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो जरा इनके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखो। ये है आपका a1, ये है आपका b1, ये है आपका a2, ये है आपका b2, करेक्ट? तो a1 b2 यानी कि 12 माइनस a2 b1 यानी कि 12, हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, और ये सेम x के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, और ये लाइन पैरेलल भी दी है। एक्चुअली ये दोनों आपस में तो कोइंसाइड बट है पैरेलल किसके, y एक्सिस के। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? तो अब हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अंडरस्टूड सी बात है, बता दी आपको। नेक्स्ट कंसीडर द इक्वेशन दिस एंड दिस। ये 3
हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तीनों किसी ना किसी x के y के लिए सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो वो डेफिनेटली कॉन्करेंट होंगी। अगर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो एक ही पॉइंट्स अगर पास होना उनको तो वो कहलाते हैं कॉन्करेंसी का पॉइंट। क्या कहलाता है बच्चों? कॉन्करेंसी का पॉइंट। क्या ये बात सभी को समझ में आ जाएगा? आ गई है? तो मैं ये कह सकता हूं द पॉइंट through which all these 3 lines having a common point of intersection, then that particular point is said to be concurrency point. Am I right? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट से तीनों लाइन पास हो रही हैं, या ये कहा जाए कि these 3 linear equations are having a single point of intersection, then that point is said as point of concurrency. अब वो ये क्या कह रहा है, आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि उसका कहने का क्या एक्चुअली इंटरप्रिटेशन है। वो कह रहा है कि इफ दीज इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक पॉइंट है जिसके थ्रू वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो दिस विल बी द सिचुएशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। ये वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी आएगा ही आएगा। एक बार मैं तुमको इसका सोल्यूशन बता देता हूं बच्चों, उसके बाद तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं ये कहना चाह रहा है कि लेट सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गई। इक्वेशन दो मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप में। अब हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। यस सर नो? अब समझना बच्चों, इस इक्वेशन में मैं ये मान लेता हूं कि इन दोनों का सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या किसी भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से हम ये कह सकते हैं कि वहां से मेरा x मुझे क्या मिलेगा, वहां से मेरा x मुझे मिलेगा b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। और इसके बाद हम y की बात करें तो y आ रहा होगा माइनस टाइम्स a1c2 माइनस a2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। क्या ये बात क्लियर हुई? अब अगर ये सेम और ये वाली पेयर ऑफ इक्वेशन भी, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन आल्सो satisfy this particular equation also with along with these pair of equations satisfy the same x and y, तो ये x और y हम यहाँ impose कर देते हैं और चेक करते हैं क्या जो उसने वो बात बोली है वो सही बोली है क्या। जस्ट पुट दिस वैल्यू, तो a3 टाइम्स b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 प्लस b3 टाइम्स माइनस, इसमें भी माइनस आएगा और यहाँ लिख सकते हैं हम a1c2 माइनस a2c1 होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। और ये आ जाना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की है, तो ये किसके बराबर है बच्चों? ये बराबर है 0 के। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? अगर ये 0 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं, देखो दोनों का डिनोमिनेटर, अच्छा एक चीज वहां रह गई है, वहां रह गया है प्लस का c3 इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। देखो बच्चों देखो बच्चों यहाँ आ गया है a1b2, कहाँ गया ये? फ्लिकर कैसे हो रही है स्क्रीन? चलो कोई बात नहीं। देखो अब इसका डिनोमिनेटर हमारे पास में a1b2 माइनस a2b1 कॉमन लेके एलसीएम और c3 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो रिजल्ट क्या बन रहा है? रिजल्ट हमारे पास में बन रहा है a3b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस b3। अब देखो बच्चों ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में a2 c1 माइनस a1 c2 प्लस c3 a1 b2 माइनस a2 b1। वो फॉर एन इंस्टेंस मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, बट मैं इसको वापस बाहर निकालता हूँ ताकि सिमेट्री बन जाए और मैं ये बता सकूँ कि ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन चुकी है, और वो कैसे बन रही है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बच्चों, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सर आपने जो बताया ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम जो जूनियर क्लास में पढ़ के आए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
या एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हमने इसको निकाला। अब उसने कहा था कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो मैं ये जो पॉइंट आया है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। आपने बोला तो हमने उस पर पुट भी कर दिया। आपने कहा बच्चों एक काम करो, एलसीएम निकाल के ये सिंप्लीफाई करके देख लो, तो हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब जो कॉमन डिनोमिनेटर था वो चला गया जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए क्रॉस में। चलो ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि ये लिखा हुआ है A3B1 C2 माइनस B2 C1। अब ये माइनस में वापस बाहर निकालता हूँ तो मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट यूनिफॉर्मली बन रही है। तो ये बन गया हमारे पास में A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस C3 A1 B2 माइनस A2 B1, यस और नो, इज इक्वल टू 0। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है सभी बच्चों को? अगर ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर है तो आप जरा देख सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A3 B1 B2 C1 C2, बहुत बढ़िया बच्चों, माइनस B3 A1 C2 A2 C1 प्लस C3 A1 A2, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? बिल्कुल कर दी है, इसको यहाँ लिखाना था A1 A2 C1 C2, ठीक है, और इसको लिखेंगे A1 A2 B1 B2 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में इस जो पर्टिकुलर वैल्यू को हमने निकाला था जो कि सेटिस्फाई कर रही थी तीनों इक्वेशन को, वो ये आ चुकी है। तो फिर मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया, जब सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इस तरीके से मतलब पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वेशंस के लिए लिखी जा सकती है, तो क्यों ना एक डिटरमिनेंट ऐसी भी बनाई जाए जो थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे। तो उन्होंने फिर सोचा क्यों ना इसको, जैसे ये लिखा हुआ है B1 C2 A1 A2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे डिटरमिनेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये क्या है भैया, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये किस तरीके के डिटरमिनेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जिसमें ये सेकंड ऑर्डर के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, जिनको हम बोल रहे हैं A1 B1 A2 B2। तो यहां मैं लिख देता हूं A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब जरा देखो मेरे को, जब ये चाहिएगा तो B1 C2 माइनस B2 C1 ये रहा, तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो इसके साथ ना हो, दैट इज A3। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो A3 किससे मल्टीप्लाई होगा, B1 C1 B2 C2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं B3 भी होगा, C3 भी होगा। तो ये 3/3 की डिटरमिनेंट बन गई बच्चों। अब 3/3 की डिटरमिनेंट में A3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट से, 2 ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किस, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इससे। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, A3, ये लिखा हुआ सामने। अब जरा ध्यान से देखना, जब B3 की बारी आएगी, क्योंकि इसकी पोजीशन हमारे पास में क्या है, इसकी पोजीशन हमारे पास में है, ये एलिमेंट हो गया A12, और A12 जब अभी मैं माइनर को फैक्टर पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि ये नेगेटिव पोजीशन होगी, ऑड पोजीशन होगी, और ऑड पोजीशन में डेरिवेशन में जब माइनस आ रहा है तो कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट में भी ये चीज इंपोज करनी पड़ेगी। तो हमने इसको क्या लिख लिया, हमने इस वाली सिचुएशन में जब B3 लूंगा मैं तो इसकी नेगेटिव पोजीशन की वजह से नेगेटिव साइन आएगा, और इसके जो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगी वो इन एलिमेंट से बनेगी, ये और ये हाइड करने के बाद। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अब उसके बाद जैसे ये आ गया रिजल्ट, अब आता है थर्ड एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट यानी कि C3। अब C3 की पोजीशन बताता हूं बच्चों। C3 की पोजीशन क्या है, C3 की पोजीशन है हमारे पास में A13, यानी कि 1 + 3 यानी कि E1 पोजीशन पे है। अगर E1 पोजीशन पे है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये रो और ये कॉलम अगर मैं हाइड कर दूं तो मुझे डिटरमिनेंट मिलेगी सेकंड ऑर्डर वो वाली। तो ये फंडामेंटल आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट से, या ये कह लें कि इस रिजल्ट से थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सोची गई होगी और ये इंपोज किया गया होगा कॉन्सेप्ट के अंदर। चलो आगे चलते हैं बच्चों और समझते हैं वो क्या कह रहा है। देखो वही कह रहा है नोट। अब ये कह रहा है कि जो मेथड आपने सीखा अभी
कि किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डिटर्मिनेंट इजाद हुई और उससे ही वापस हमने डिटर्मिनेंट्स को परमानेंटली किस तरीके से सॉल्व करना होगा उस आइडियोलॉजी को कंटिन्यू किया। तो ऐसा है। तो अभी एक साइरस डायग्राम भी होता है, ये वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो अभी अपन इसको समझते हैं कि ये डिटर्मिनेंट किस तरीके से लिखी गई है, ये इससे ये बनाई गई है एक्चुअली। क्लियर है ये बात? अब रिजल्ट इससे यही आने वाला है। अब वो डायग्राम क्या है, उस डायग्राम का रिजल्ट मैं समझाता हूं। वो डायग्राम ये कहता है कि मान लो अगर आपके पास में कोई भी डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये सारा डायग्राम क्या कहता है, उसकी आइडियोलॉजी समझा रहा हूं मैं कि डिटर्मिनेंट आप चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि डिटर्मिनेंट आप ऐसे एज इट इज लिखेंगे और इस डिटर्मिनेंट के बाद जो फर्स्ट दो कॉलम है उसको वापस रिपीट कर दें, तो ये बन जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है? अगर ये फंडामेंटल क्लियर है तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा वो मैं बता देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप प्रिंसिपल डायगोनल से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और उसके एडजेसेंट जो भी डायगोनल बनते जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सर ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो उसके बाद a3 b2 c1 b3 c2 a1 और c3 a3 a2 b1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बीच में साइन लगाएंगे माइनस का। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये रिजल्ट आ रहा है कि या फालतू की बातें हो रही है। तो देखते हैं, ये हो रहा है हमारे पास में, ये बन रहा है सर a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a3 प्लस c1 a2 b3। ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। a1 b2 c3 a1 b2 c3 b1 c2 a3 b1 c2 a3 c1 a2 b3 ये लिख दिया हमने। अब जो वैल्यूज आएंगी वो माइनस में आएंगी। c1 a3 b2 c1 a3 b2 c1 b3 c2 a1 b3 c2 a1 और लास्टली c3 a2 b1 c3 a2 b1। अगर अब आपको इस रिजल्ट को इस तरीके से लिखना है या फिर इस तरीके से वापस लिखना है तो इसी को मॉडिफाई करके ये लिखा जा सकता है। वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए। ये क्या लिखा हुआ है a1, अच्छा a1 कॉमन है, b2 c3 और b3 c2 ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा, तो a1 ये रहा और ये रहा a1। इसी तरीके से मैं हाईलाइट करूंगा b1, तो ये रहा b1 और ये रहा b1। इसी तरीके से मैं हाईलाइट कर लूंगा C1 और ये हमारे पास है C1। दिख गया होगा सभी को। अब इस हाईलाइट किए हुए कॉमन वैल्यूज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये रिजल्ट क्या ये वाला रिजल्ट बन पाएगा कि नहीं। बन जाएगा सर, अब तो हमें दिख गया है, क्योंकि a1 अगर आप कॉमन लोगे, इन दोनों में से a1 कॉमन लोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा सर? a1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ बनेगा b2 c3 माइनस b3 c2। और अगर मैं b1 कॉमन लेने जाऊं, बच्चों ध्यान से देखना, b1 में माइनस का कॉमन ले रहा हूं। जैसे ही मैंने माइनस b1 कॉमन लिया तो मैं इसमें से ही माइनस b1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा सर a2 c3 बन जाएगा सर। और अगर मैं इसमें से माइनस का b1 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा सर a3 c2। बहुत बढ़िया बच्चों। इसी तरीके से अभी ये जो दो बचे हुए हैं इनमें से c1 कॉमन ले लेते हैं प्लस का, तो ये तो बन रहा है a2 b3 माइनस और ये बन रहा है a3 b2। क्या बच्चों, जो हमने ये सेरस डायग्राम से ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है उससे जो ये रिजल्ट आया, क्या वापस ये बन के आ गया? बिल्कुल आ गया सर। और इसको हमने कैसे डिराइव किया था? पीछे कॉन्करेंसी से किया था। तो अब आप लिंक कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी मेथडोलॉजी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प कर रही है जल्दी से जल्दी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने में। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं और देखते हैं जो हमने आपको समझाया था वो यहीं लिखा हुआ है। और मैं यहाँ साइन लगा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये मल्टीप्लाई कैसे करने वाला है। क्या ये फंडामेंटल अंडरस्टूड है? तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है माइनर कोफैक्टर पे आ जाओ सर।
अब एक्चुअली कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना भाई, जब वैल्यूज हाईलाइट हुई हैं, जैसे 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गई, ये उसका एलिमेंट हो गया, 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुई, तो हमने इनको एक पोजीशन दे दी कि अब भैया तेरी जिम्मेदारी है, तू संभाल और तू देख कि इसको किस तरीके से प्रोसीड कर सकता है, कि डिटर्मिनेंट में तेरी ही जिम्मेदारी होगी डिटर्मिनेंट निकलवाने में। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट में, जैसे मैं लोअर ऑर्डर की बात करता हूँ, उसकी भी बात कर लेंगे, द माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग दैट रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट स्टैंड्स। कहने का मतलब, जैसे सेकंड ऑर्डर की बात कर लेता हूं, तो इसमें माइनर और कोफैक्टर का मीनिंग क्या होगा, जिस भी एलिमेंट के माइनर की बात की जा रही है या उससे छोटे डिटर्मिनेंट की बात की जा रही है, उस जहां वो स्टैंड कर रहा है उस रो और कॉलम को हटा दो, तो जो बच जाएगा वो कहलाएगा माइनर। क्लियर है? तो फिर सभी कोफैक्टर क्या है बताता हूं। कोफैक्टर माइनर का वो चेहरा है जो उसकी पोजीशन, एलिमेंट की पोजीशन की वजह से आता है। अगर मैं बात करूं ये कौन सी पोजीशन है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो आप बोलोगे सर ये A11 यानी फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है। तो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट के हिसाब से मैथमेटिशियंस ने इस चीज को इंक्लूड कर दिया कि जो कोफैक्टर होगा वो -1 टाइम्स I प्लस J पोजीशन लेके माइनर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी उसकी पोजीशन होगी MII, कोफैक्टर II। इज इट क्लियर? क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? तो वो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा B2 का माइनर की बात करूं, B2 माइनर की अगर बात की जा रही है, B2 माइनर के लिए हम देखेंगे कि इसका एलिमेंट क्या है, यानी कि B2 की रो और B2 का कॉलम हटा दो तो C3 इसका हमारे पास में माइनर हो गया। तो सर इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसका कोफैक्टर हमारे पास में ये होगा बच्चों, इसका कोफैक्टर जो होगा वो हमारे पास में C3 ही आएगा, बट इसके साथ में -1 टाइम्स इसकी पोजीशन का पावर बनेगा, जैसे 1 + 1, और -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो आंसर C3 ही आ जाएगा। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बिल्कुल इसका सिग्निफिकेंस मैं बता देता हूँ। जब आप इसको डायरेक्ट भी जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को दिमाग में बनाया कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज है वो सब सेकंड ऑर्डर है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 या A2 A1 A2 C1 C2, इस टाइप की जो वैल्यूज न्यूमेरिकल लिखी गई है डिनोमिनेटर में, वो सब क्या है? वो सब एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट है जो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या ये बात सभी को क्लियरली समझ में आई? तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो आप लिखते हो B2 C3 - B3 C2, जिसको आप सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हो, उसमें ये B2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफैक्टर माइनर के फॉर्म में समझे तो वो C3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is obtained by multiplying any row or column with its कोफैक्टर वैल्यू। अब समझना, इसको मैं अगर डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं तो कोफैक्टर वैल्यू से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। इस B2 का कोफैक्टर आ गया हमारे पास में C3, बहुत बढ़िया, शानदार। एक किसी मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकल, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाती है। अब ये तरीका आप समझेंगे, बार बार अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे जाके वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वैल्यू निकाल के और फिर वापस डिटर्मिनेंट थोड़ी करेंगे। तो फिर मैथमेटिशियंस ने जो मेहनत की और ये तरीके निकाले, उसका क्या फायदा? अब अपने को वो तरीका परमानेंटली दिमाग में रखना पड़ेगा, जिससे हम दी हुई किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाल सके। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वहां से हमें ये पिक्चर समझ में आ गई थी। वो पिक्चर क्या समझ में आ गई थी बता देता हूं फिर से मैं। हाँ, ये रहा एलिमेंट अपने सेकंड ऑर्डर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जो कि इसका क्या है, कोफैक्टर। ध्यान से सुनना, एलिमेंट
ये हमने किससे निकाला था? ये हमने कॉन्क्यूरेंसी से निकाला था, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, माइनस इसकी वैल्यू का साइन नहीं है। ये है हमारे पास में डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है हमारे पास में ये वाली, और उसके कोफैक्टर का साइन जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस उसकी पोजीशन की वजह से एलिमेंट की पोजीशन कितनी आ रही है हमारे पास? एलिमेंट की पोजीशन सर हमारे पास आ रही है 1 2। तो जब ये माइनर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A12 का कोफैक्टर अगर मैं बात करूं, A12 के अगर मैं कोफैक्टर की बात करूं तो वो -1 टाइम्स I प्लस जे, यानी कि 1 + 2 टू द इनटू मल्टीप्लाई बाय M12 आएगा ना। और M12 क्या है? ये वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट। इसको हटाने के बाद यही तो उसने कंडीशन डिक्टेट की है। अब यहां से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस टाइम्स M12, यानी कि A2C3 C2C3 A2C3 C2 A2 A3 C2 C3। क्लियर है चीज सभी को? ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये माइनस उसकी वजह से आ रहा है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, C3 आ गया। अब देखो सेकंड ऑर्डर में किस तरीके से कोफैक्टर काम कर रहे हैं। अब मेरा ये इसी रो को, यानी कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा B2 को उसके कोफैक्टर C11 से, माइनस लगा के, माइनस लगेगा वो बात की बात है, मैं पहले प्लस लिख लेता हूँ, है ना। अब आएगा C2, तो C2 मल्टीप्लाई होगा अपने कोफैक्टर यानी कि C12 से, आया ना। तो C2 का कोफैक्टर यानी कि C2 कोफैक्टर C12 क्या होगा मेरे पास में? -1 टू द पावर 1 + 2 M12। और M12 कहां से निकलेगा? M12 निकलेगा C2 को भूल जाओ। अब C2 को भूल जाओ, उसकी रो और उसको कॉलम को हटा दो, जो बच गया वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों? उसका माइनर कहलाएगा। तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई हमारे पास में -1 की पावर 3, यानी कि -1। और M12 कितना आ गया? B3 आ गया सर, ये आ गया B3। तो सर ये हो गया -B3, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो C11 कितना आया बच्चों? C11 आया हमारे पास में C3, ये लिख लिया हमने। C2 कितना आया बच्चों? C2, तो C2 ही रहेगा। C12 कितना आ गया? माइनस का B3, तो ये कितना आ गया? -B3। अब जरा चेक करो, क्या B2 C3 माइनस B3 C2 नहीं लिखा हुआ? क्या ये वही वैल्यू नहीं लिखी हुई जो इसकी है? आई होप ये पिक्चर सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर और माइनर से ही हम अब आगे की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे बच्चों। अब आपको माइनर और कोफैक्टर का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अगर ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, लेट सपोज इफ दिस इज थर्ड ऑर्डर 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में 9 होंगे सर। दिख रहे हो? तो समझ में आ रहा है सर? तो इसका मतलब हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी होगा और हर एलिमेंट का माइनर भी होगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है? यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ हमारे पास में C11 भी होंगे, C12 भी होगा, C13 भी होगा, C21 भी होगा, C22 भी होगा, C23 भी होगा, C31 भी होगा, C32 भी होगा, C33 भी होगा बच्चों। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है? ये C11, ये जो C11 की मैं बात कर रहा हूँ, ये C11 किसका कोफैक्टर होगा सर? ये A1 का होगा। ये C12 किसका कोफैक्टर होगा सर? ये B1 का होगा। ये C13 किसका कोफैक्टर होगा सर? ये C1 का होगा। ये C21 किसका कोफैक्टर होगा सर? ये होगा A2 का फैक्टर होगा सर। और ये C22 किसका कोफैक्टर होगा सर? ये B2 का होगा सर। C23 किसका कोफैक्टर होगा सर? ये C2 का होगा सर। C31 किसका कोफैक्टर होगा सर? ये A3 का होगा, ये B3 का होगा, और ये C3 का कोफैक्टर बनने वाला है सर। वाह सर, समझ में आ गया सर। अब यानी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलवेज। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? तो अगर ऐसा है, देन फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट -3, 5, -1 एंड 7। इनके आपको क्या निकालने हैं बच्चों? कोफैक्टर और माइनर निकालने। आ जाओ निकालते हैं। -3 कहां है भैया? ये रहा। -3 हमारे पास में ये रहा, और इस -3 की पोजीशन बता देते हैं। यानी कि ये पहले हम, अगर मेरे को सबसे पहले कोफैक्टर से पहले तो माइनर निकालना पड़ेगा ना। माइनर का ही तो साइन कोफैक्टर बनता है, यानी कि माइनर के आगे उसकी पोजीशन का साइन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा कोफैक्टर।
तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं -3 की बात करूं, m माइनर ऑफ, अब माइनर इसकी पोजीशन बताओ कितनी है, ये पोजीशन सर 1 2 है, बहुत बढ़िया, यानी कि मुझे सर m12 निकालना है -3 का, ठीक है। तो -3 का m12 यानी कि माइनर निकालना है, तो वो क्या कहता है कि भूल जाओ इस रो को और इस कॉलम को जिसके अंदर ये है, जहां ये स्टैंड कर रहा है, इस कॉलम को, इस रो को भूल जाओ जहां -3 स्टैंड कर रहा है, ठीक है सर, भूल गए, परमानेंट मत भूल जाना, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास में, अब जो 4 एलिमेंट बचे वो एक्चुअली में 2/2 का डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, और 2/2 का अगर वो डिटर्मिनेंट बना रहे हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 -1 7। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब जरा बच्चों देखना, अगर मेरे को इसका C12 निकालना होता तो मैं लिखता, सर आपने बताया था -1 की पावर i + j यानी कि 1 + 2 इंटू m12 बन जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 जा 28 -1 इंटू 5 यानी कि -5, और रिजल्ट आ गया हमारे पास में 33 सर। क्या ये समझ में आया? बढ़िया। तो C12 क्या है, C12 हो गया -1 की पावर 3 दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय m12 यानी कि 33, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट -33। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद वो कह रहा है कि सर इसी तरीके से 5 का इसका माइनर और को फैक्टर भी निकाल दो, यानी 5 देखना पड़ेगा भैया कहाँ है, 5 देखना पड़ेगा कि कहाँ है भैया, कहाँ छुपा बैठा है 5, ये रहा 5 यहाँ बैठा है। 5 अगर यहाँ बैठा है तो इसकी रो और कॉलम को भूल जाओ सिर्फ अभी के लिए, ये हम इसकी रो और इसका कॉलम भूल गए, और यहाँ हम लेके आ गए अब m कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम है सर, यानी कि m23 है सर, ये क्या है बच्चों, ये m23 है। तो m23 है तो हम इसको देखेंगे क्या डिटर्मिनेंट अब इसका सेकंड ऑर्डर का बच गया है, वो बच गया है सर 2 - 3 -1 6, और ये आ गया 2 6 जा 12 -1 इंटू -3 हो गया +3, एंड रिजल्ट आई एम गेटिंग 9। बोलो बच्चों ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को अगर ये पूछ ले कि भैया C23 क्या होता है, C23 हो जाएगा हमारे पास में -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू m23, और -1 की पावर 5 यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय m23 आ गया था 9, तो रिजल्ट आ गया -9। बहुत बढ़िया बच्चों। अब आगे चलो, इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ, अब मेरे को बोल रहा है सर -1 का भी माइनर बता दो, बस एक बार लास्ट में 7 हम निकाल लेंगे। चलो ठीक है बच्चों, मैं बता देता हूँ -1 कैसे निकालेंगे अपन। -1 भैया कहाँ छुपा बैठा है, ये रहा तो वो कह रहा है कि -1 की रो और कॉलम को भूल जाओ सिर्फ अभी के लिए, तो जो डिटर्मिनेंट बचेगी वो बचेगी उसका माइनर। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये पोजीशन हो गई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि m31 ऑफ माइनर -1 ऑफ, लगा देता हूं नहीं तो कई बच्चे मल्टीप्लाई ना कर दे, बहुत अंडरस्टूड है, ऑफ -1 इज इक्वल टू रिमेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर दैट इज -3 1 0 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 इंटू 5 दैट इज -15, 0 इंटू 1 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0, और हमारे पास में अब C31 अगर मेरे को निकालना हो, C31 हमारे पास में हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 1, और ये हो जाएगा उसका को फैक्टर C31, और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास बच्चों -1 की पावर 4 यानी कि +1, और ये वैल्यू हो गई -15, रिजल्ट आ गया -15, आंसर फाइनल। इसी तरीके से आप 7 के लिए भी निकाल सकते हैं। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? चलो बच्चों आगे चलते हैं, चल भाई आगे। हाँ, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ जाओ देखते हैं। लेट डी इज अ डिटर्मिनेंट, कब से वही एक डिटर्मिनेंट लेके चल रहा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी A1 A1 B1 B1 C1 C1, एंड ये सारे कोफैक्टर्स उसने सारे बता दिए हैं।
इस रो को इसके कोफैक्टर्स के साथ, इस रो को इसके कोफैक्टर्स के साथ, इस रो को इसके कोफैक्टर्स के साथ, इस कॉलम को इसके कोफैक्टर के साथ, इसके कॉलम को इसके कोफैक्टर के साथ, इस कॉलम को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमेशा डिटर्मिनेंट आएगा। क्या सर आप एक बार वेरीफाई करके बता सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, एक बार क्या देखो अभी बता देते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं बच्चों A1, सबसे पहले मैं लिखूंगा A1, करेक्ट। जिस भी रो और कॉलम के अबाउट मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वो डिटर्मिनेंट के लिए मैं पहले उसका एलिमेंट लिखूंगा, उस रो का या उस जो भी कॉलम है उसका एलिमेंट, पहला एलिमेंट। जैसे मान लो मेरे को R1 यानी कि रो 1 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है। फिर मैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा और चेक करूंगा क्या वाकई में ये वैल्यू सही आ रही है कि सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है? तो आ जाओ बच्चों, रो 1 में है हमारे पास A1, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है B1 और थर्ड एलिमेंट है C1। सर इतना गैप क्यों रख दिया? अभी वो डिटर्मिनेंट भी आएंगे, उनके कोफैक्टर आएंगे इसलिए। तो A1 का जो कोफैक्टर होगा वो हमारा ये होगा, ये तो माइनर हुआ, इसकी पोजीशन का साइन, यानी कि A1 into its position, that cofactor position, that is C11 plus B1 into C12 plus C1 into C13, करेक्ट। सर कहने का मतलब A1 into -1 to the power 1 plus 1 into M11 कहना चाह रहे हो? क्या बात है। प्लस B1 इंटू -1 to the power 1 plus 2 M12 बोलना चाह रहे हो? इसका मतलब समझ गए हो तुम, है ना। और C1 इंटू -1 to the power 1 plus 3 M13 लिखना चाह रहे हो सर? बिल्कुल बच्चों, मैं यही लिखना चाह रहा हूं। तो इसके बाद रिजल्ट क्या बन गया? -1 की पावर 2 यानी कि +1 A1 M11 -1 to the power 3 यानी कि -B1 इंटू M12 प्लस -1 to the power 4 यानी कि +1 C1 M13। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया है। इसका मतलब अब इनको उनके माइनर को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर, सॉरी माइनर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे हम A1 इंटू माइनर M11, तो ये आ जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, इसको और इसको एलिमिनेट करने से मिलेगा, बता चुके हैं हम ये बात। तो ये आ जाएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2। बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब -B1 जो उसके बाद है लिखा हुआ, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करें उसके कोफैक्टर से, यानी कि ये रो और ये कॉलम भूल जाओ, तो A2 C3 माइनस A3 C2, और इसके बाद ये रो और ये कॉलम भूल जाते हैं ताकि हम C1 के कोफैक्टर को उसके C1 के माइनर की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर सकें। वो आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। बहुत बढ़िया बच्चों, प्लस C1 मल्टीप्लाई बाय A2 B3 माइनस A3 B2। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? अगर ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जरा ध्यान से देखना। अब मैंने जो कमिटमेंट किया था कि अगर मैंने एक रो के जो भी एलिमेंट्स हो उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, जो कि हमने सारस डायग्राम से भी वेरीफाई की थी, मैन्युअली भी हमने उसको क्रॉस से कॉन्करेंसी के पॉइंट से भी निकाल के मैंने दिखाया था, वेरीफाई किया था सारस डायग्राम से, और यहाँ से भी वही आ रहा है। तो अब इसको किसी और रो और कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके चेक करते हैं कि क्या वाकई में यहाँ भी ये वेरीफाई हो जाएगा। आ जाओ बच्चों वेरीफाई करते हैं, आ जाओ बच्चों वेरीफाई करते हैं और देखते हैं क्या ये आता है सेम। तो मैंने कहा था कि कोई भी एक रो और कॉलम ले लो। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सेकंड कॉलम ले लेता हूँ। सेकंड कॉलम को सबसे पहले अरेंज करेंगे जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिखा था, और इसी सेकंड जो कॉलम है इसके कोफैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाता है हमारे पास B1 B2 B3। सर ये एलिमेंट है आपके सेकंड कॉलम के,
किसके हैं बच्चों? ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट है। अगर ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं तो अब इनको इनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड कॉलम का कोफैक्टर यानी कि ये है सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि C12। अति सुंदर, लगाओ बीच में प्लस का साइन। अब आ रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि C22, फिर आएगा प्लस का साइन, और अब ये है थर्ड एलिमेंट B3 और यहां आ जाएगा C थर्ड रो सेकंड कॉलम C32। ये हमारी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, जो कि कायदे से मैच करनी चाहिए इसके साथ। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं C12 कितना होगा, C12 आ रहा है हमारे पास -1 टू द पावर 1 + 2 M12। अब M12 निकालना है बच्चों, M12 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो, A2C3 - A3C2, A2C3 - A3C2 आया समझ में? इसी तरीके से हम अब निकालना चाहते हैं सेकंड एलिमेंट जो B2 है, यानी कि अरे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो जो सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट बचेगी वो क्या बचेगी, यानी कि मेरे पास में C22 यानी कि M22 क्या मिलने वाला है, M22 की जो सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी वहां A1C1 और A3C3 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बच्चों? तो मेरे पास जो C22 मिलने वाला है वो मिलेगा -1 टाइम्स 2 + 2 M22, और M22 एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कौन सी है? A1C1 A3C3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास A1C3 - A3C1। ये आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसके साथ लास्ट एंड फाइनल हम निकालेंगे B3 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, जो कि है थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, और हमारे पास में जो सेकंड ऑर्डर माइनर बचेगा वो ये मिलेगा। क्या समझ में आया? तो हम यहाँ लिख लेते हैं C32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 A1C2 - A2C1। क्या ये फंडामेंटल सभी को समझ में आया? अगर ये सभी को समझ में आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो रखो B1 माइनस की पावर कितना आया था, -3, यानी कि माइनस आएगा बच्चों। यहाँ माइनस लगा दिया हमने, लो पहले ही माइनस लगा दिया बाहर, क्योंकि C12 का जो साइन आ रहा है बेटा वो -3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा था, हमने वो नेगेटिव साइन पहले लिख दिया, और ये माइनर वैल्यू यहाँ चिपका देंगे तो क्या बनेगा A2C3 - A3C2। अब देखते हैं B2 के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है सिचुएशन, यानी 2 के -1 की पावर 4 यानी कि +1, तो बीच में साइन आएगा प्लस। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास में एलिमेंट A1C3 - A3C1। उसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट है B3, दैट इज, अब ये B3 माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ थर्ड एलिमेंट यानी कि B3, उसका जो कोफैक्टर है C32, उसमें है माइनर के आगे साइन -1 की पावर 3 + 2 यानी कि -1 की पावर 5, और -1 की पावर 5 का मतलब ये हो गया नेगेटिव हो गया, तो साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ हम वैल्यू चिपकाएंगे B3 × A1C2 - A2C1। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? अब मैं मैच करा देता हूं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक काम करते हैं, जो अच्छा सर एक चीज आप भूल गए कि यहाँ बेचारा B2 जो था वो चिपका हुआ था, जिसे आपने उखाड़ दिया, तो B2 हमने लगा दिया बच्चों, डोंट वरी। अब देखो B2 हमारे लगाने के बाद हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं, डिटर्मिनेंट जो वैल्यू आ रही है, इस डिटर्मिनेंट की जो ये वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट रो से, सैरस डायग्राम से, वैसे एक्सपेंड करके कॉन्करेंसी से,
क्या वो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है उसके साथ मैच कर रहा है? देखते हैं। A1 B2 C3, देखो कहाँ है A1 B2 C3, ये रहा A1 B2 C3, पहला है तो। फिर माइनस का A1 B3 C2, माइनस का A1 B3 C2, देखते हैं A1 B3 C2 कहाँ है भैया, ये रहा A1 B3 C2, वो भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, मैच कर गया ना। अब आगे देखो, माइनस का B1 A2 C3, माइनस का B1 A2 C3, कर गया मैच। इसी तरीके से सारे एलिमेंट मैच करेंगे। तो इससे ये समझ में आ गया कि जो भी कॉलम को उसके कोफैक्टर से या जिस भी रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है, डिटर्मिनेंट। बट अगर गलती से किसी और रो के कोफैक्टर को किसी और कॉलम से या किसी और रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा सर? बेटा जीरो हो जाएगा वो। देखना चाहते हो? आ जाओ देख लो। तो थोड़ी सी मेहनत करवा रहे हो यार तुम मुझसे, हैं? तो देखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों। यहां ले लेते हैं हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और हम यहाँ कोई भी, अब हमारा इंटेंशन क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन? ये प्रूफ, अच्छा ये 6 तो होंगे ही होंगे। रिप्रेजेंटेशन मैंने समझा ही दिया तुमको कि मान लो फर्स्ट रो को उसके कोफैक्टर से, फर्स्ट कॉलम को उसके कोफैक्टर से, सेकंड रो को उसके कोफैक्टर से, सेकंड कॉलम को उसके कोफैक्टर से, इसी तरीके से उनको जो भी रो ले रहे हो, जो भी कॉलम ले रहे हो, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है बच्चों? डिटर्मिनेंट मिलता है। बट अगर उल्टा कर दें, किसी और रो को के कोफैक्टर को किसी और रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होने वाला है? जीरो यहाँ होने वाला है कि नहीं, वो चेक करना है। ये आपका नेक्स्ट एजेंडा है, उसी नेक्स्ट एजेंडा को मैं बताने जा रहा हूं। आ जाओ। सेकंड रो क्या है हमारे पास? B1 B2 B3, चेक करते हैं। यहां लिख लेते हैं B1 B2 B3। अब B1 B2 B3 है सेकंड रो, करेक्ट। तो इनके माइनर्स के साइन पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा मैं तुमको साइन भी एडजस्ट करना सिखा देता हूं। देखो कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन यानी कि 1 1 1 1 यानी कि 1 + 1 2 यानी कि -1 की पावर 2 प्लस आएगा साइन। कौन सी पोजीशन है? 1 2 1 2 का मतलब 1 + 2 यानी कि -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 यानी कि ऑड, और ऑड पावर यानी कि नेगेटिव साइन, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये है A13 1 3 यानी कि 1 + 3 4 इवन यानी कि प्लस साइन। ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 यानी कि ऑड, नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये आ जाएगा बच्चों नेगेटिव साइन, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन। B2 आ गया 2 2 यानी कि पावर 4 प्लस साइन, माइनस, अभी ऑल्टरनेट चल रहा है देखो, प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरीके से चलेगा। अब क्योंकि लास्ट में अपन ने ये लिखा है तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 3 3 थर्ड पावर 3 + 3 6 6 यानी कि इवन, इवन यानी कि प्लस साइन आ जाएगा। माइनर का जो को फैक्टर बनाएंगे हम, उस को फैक्टर के साइन इस तरीके से वेरी करेंगे। तो आपने लिखी है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या है? माइनस, ये लोग पहले ही माइनस लगा दो। और B2 के आगे क्या है साइन? प्लस, तो ये हो गया भैया प्लस, और B3 के आगे साइन है माइनस, ये लो भैया माइनस लगा दिया। अब इनके रेस्पेक्टिव माइनर्स के साथ नहीं, किसी और के माइनर्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसके को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो को फैक्टर के साइन लिखे हमने तो माइनस प्लस माइनस, बट हम इसको इसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम तो किसी और के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये माइनस प्लस माइनस नहीं आएंगे। जिसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के साथ अपने को इसको करके दिखाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, साइन समझ में आ गया किस तरीके से, मतलब किस एलिमेंट के को फैक्टर का साइन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब मैं इसको समझा देता हूं। बच्चों कि मान लो अगर इस डिटर्मिनेंट
इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें किसी भी एक रो, यानी कि सेकंड रो ली थी हमने, तो यहां लिख देते हैं B1 B2 B3, करेक्ट। अब इसको किसी और रो के कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। मान लो मेरे को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या होंगे, C11 प्लस B2 C12 प्लस B3 C13। समझ में आया? अब चेक करते हैं कि क्या ये जीरो बनता है कि नहीं बनता है। B1 बोलो, C11 कितना होगा बच्चों? C11 होगा सर फर्स्ट यहाँ तो अंडू नहीं होगा, सब समझ के काम करना पड़ेगा भैया। A1 A2 A3 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A1 रो मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो ये B2 B3 C2 C3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब C11 जो आता है उसका साइन होता है प्लस का, क्योंकि 1 + 1 2 पावर इवन, तो ये बन जाएगा हमारे पास में B2 C3 माइनस B3 C2। अब आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज B2 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला C12। अब C12 में क्या है, C12 में देख लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि B1 C3 माइनस C1 B3 है ना भाई, B1 C3 माइनस C1 B3 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं ये तो देख लूं कि C12 का साइन क्या होगा। C12 का साइन होगा हमारे पास में बच्चों नेगेटिव, क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 3 -1 की पावर 3 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ बच्चों साइन भी नेगेटिव ही लिखेंगे हम। ये वजह है इसके कोफैक्टर की वजह से, तो माइनस B2 टाइम्स B1 C3 माइनस C1 B3। अब आ जाओ C13, कोफैक्टर का जो पोजीशन है वो हमारे पास में है पॉजिटिव, 1 + 3 4 4 यानी कि -1 की पावर 4 इवन हो गया, यानी कि प्लस आएगा, तो प्लस B3। अब यहाँ B3 के लिए लेना पड़ेगा हमें इस A3 यानी कि C13 का कोफैक्टर B1 C2 माइनस C1 B2, B1 C2 माइनस C1 B2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं क्या ये जीरो आ रहा है। B1 B2 C3 माइनस B1 B3 C2। अब जब BBC ही लिख रहे हो तो सारों को BBC के फॉर्म में लिखेंगे ताकि कैंसिल करने में इजी रहे, है ना। तो माइनस पहले B1 लिख लेते हैं, B1 B2 C3 माइनस माइनस प्लस B2 B3 B2 B3 C1 प्लस B1 B3 C2 माइनस B2 B3 C1। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब चेक करते हैं कौन किससे कैंसिल हो रहा है। जहां तक मैं देख रहा हूं B1 B2 C3 ये गया, और क्या सर, और क्या गया है जरा देख लेते हैं। B1 B3 C2 माइनस का B1 B3 C2 ये, और ये गया, तो बचा कौन, ये भी जाने वाला है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, 0। समझ में आया कि किसी भी दूसरी रो या किसी भी और रो कॉलम को उसके कोफैक्टर की बजाय किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर 0 है हमारे पास। क्या फंडामेंटल सभी को समझ में आया? समझ में आ गया है तो बच्चों चलो आगे चलते हैं। इसको आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। वो यही कहना चाह रहा है, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एनी रोज एलिमेंट विद दी एनी अदर रोज कोफैक्टर और कॉलम्स कोफैक्टर देन यू विल गेट द आंसर 0। फिर वो डिटर्मिनेंट नहीं, आंसर 0 ही आएगा। चले आगे। देखो बच्चों, अब कह रहा था वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड। अब प्रॉपर्टीज आ गई हैं, उसके सेट आ गया है जिसके हिसाब से डिटर्मिनेंट को जज किया जाएगा, उसके जिसके हिसाब से डिटर्मिनेंट सॉल्व की जाएंगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड। जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो अनचेंज्ड रहती है, चेंज नहीं होती है अगर रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें।
यानी कि कहने का मतलब A1 B1 से ट्रांसपोज कर दें, इंटरचेंज मतलब ट्रांसपोज, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, तो ये हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों सर, अभी बता देते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आ जाओ बच्चों, इसके A1 इंटू B2C3 माइनस, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ना, रो को किसी और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ भी कौन सा फर्क पड़ ही जाएगा। बट ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। A1 इसकी डिटर्मिनेंट आती है हमारे पास में, ये रो ये कॉलम गया, B2C3 माइनस B3C2, बहुत बढ़िया, और B3C2 तो लिख दो सर, लिख दिया बच्चों। अब B1 की पोजीशन है नेगेटिव, ये लगा दिया सर नेगेटिव। इसके माइनर हो गया A2C3 माइनस A3C2, वो भी लिख दिया सर, A2C3 माइनस A3C2। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, C1 एलिमेंट, इसकी पोजीशन है पॉजिटिव, क्योंकि ये है 1 3 यानी कि पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 प्लस, तो ये आ गया प्लस। और हम लिखेंगे C1 मल्टीप्लाई बाय A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2 विल रिजल्ट। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत बार निकाल चुके हैं हम, अलग अलग सारा डायग्राम से, उससे पहले कॉन्करेंसी से, उसके बाद वेरीफाई करने के लिए, और अब फिर से एक बार निकालिए तो ये दिमाग में छप गया होगा। तो चलो अब यहाँ क्या कर दिया है इसने, ट्रांसपोज कर दिया, A1 B1 C1 को बना दिया कॉलम, A2 B2 C2 को बना दिया कॉलम, A3 B3 C3 को बना दिया कॉलम, यानी कि रो कॉलम आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई है, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकाल दिया इसने। तो क्या उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। अब एक काम करो, इस ये जो इंटरचेंज करने के बाद, ये तो थी पहले वाली रो, अब ये है नई रो, तो क्यों ना नई रो के रेस्पेक्ट में ही हम एक्सपेंशन देख लें। तो ये आ गया A2, सॉरी पहले आएगा A1। अब इस A1 के रेस्पेक्ट में इसका कॉलम ये है, तो ये इसका आपको माइनर मिलेगा, और क्योंकि पोजीशन A1 की 1 1 है तो माइनर का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया प्लस का M11, ठीक है। अब हम इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इज इट क्लियर। अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो हमने कौन सी रो ली है, फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अबाउट एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, समझ गए। तो अब आ जाओ A1 इंटू उसका माइनर विद साइन जो उसकी पोजीशन की वजह से है, प्लस A2 इंटू माइनर अब देखो A2 पोजीशन क्या है, 1 2 1 2 यानी कि नेगेटिव, तो माइनर जो को फैक्टर की वैल्यू होगी माइनस का M12 होगा। उसके बाद है A3 का मतलब ये हो गया उसका को फैक्टर, यानी कि 1 3 यानी कि 1 + 3 4 पावर 4 यानी कि E1 यानी कि प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस M13। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो A1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं M11 से, यानी कि B2C3 माइनस B3C2, समझे, प्लस A2 माइनस का हो जाएगा अब ये, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, समझना, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस A2, M12 क्या हो जाएगा बच्चों, M12 हमारे पास में बनने वाला है, M12 क्या बनने वाला है सर, M12 बनने वाला है M12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट B1C3 माइनस C1B3, B1C3 माइनस C1B3 प्लस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा A3 मल्टीप्लाई बाय B1C2 माइनस C1B2, A3 मल्टीप्लाई बाय B1C2 माइनस C1B2 या B2C1। क्या ये फंडामेंटल सभी को समझ में आया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर मैच कर रहा है क्या। तो जहां तक अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यूज जो भी आ रही हैं इसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो आ जाओ, ये है A1 B2 C3 आया ना, ये रहा A1 B2 C3। अब इसको क्या चाहिए बच्चों, A1 B3 C2। तो पहले तो इसको सबको एक्सपेंड कर देते हैं, A1 B3। तो सब में से पहले बात तो वैसे भी इस फर्स्ट एलिमेंट में तो सभी कॉमन आ रहा है, तो इसको हटाऊं ही क्यों मैं, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ B2C3 माइनस B3C2, क्योंकि ये तो इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो अगर मैं बात करूँ A1 की, तो A1 भी तो मल्टीप्लाई B2C3 माइनस B3C2 से हुआ, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब आ जाता है माइनस का A2, तो इन दोनों को
थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूँ A2B1C3 माइनस माइनस प्लस A2C1B3 प्लस A3B1C2 प्लस A3B2C1 प्लस क्यों आएगा भैया, प्लस कहाँ आएगा, A3B1C2 प्लस माइनस माइनस A3B2C1। क्या ये समझ में आया? अब देखो ये तो सेम है, ये जो हाईलाइटेड वैल्यू है दिस इज सेम, ये तो सेम है बच्चों, ये सेम आ रहा है इसके साथ, बाकी को रीअरेंज करना पड़ेगा भाई। अगर बाकी को रीअरेंज करना पड़ेगा तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम A1B2C3 इसको तो एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि ये तो सेम है। अब रीअरेंज करते हैं, क्योंकि मेरा जो उसमें वैल्यू कॉमन था ब्रैकेट के बाहर वो माइनस का B1 था, तो मैं देखता हूँ माइनस का B1 एक तो ये रहा और B1 ये रहा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस A2B1C3 प्लस A3B1C2 और जो बच गया उसको साइड में लिख देते हैं। साइड में क्या बच गया हमारे पास में A2C1B3 माइनस A3B2C1, ये वैल्यू बच गई है। क्या समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो देखो बच्चों A1B2C3 माइनस B3C2 माइनस, अब देखो माइनस का B1 कॉमन है तो मैं इसमें से और इसमें से माइनस का B1 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास में A2C3 माइनस A3C2। क्या सेकंड ब्रैकेट भी सेम आया? क्या बच्चों सेकंड ब्रैकेट भी सेम आया? हाँ सर, अब तो सेकंड ब्रैकेट भी अब तो सेकंड ब्रैकेट भी सेम आ गया सर, सेकंड ब्रैकेट भी सेम आ गया विद साइन, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो है वो भी सेम होने वाला है। क्या समझे बच्चों? देखो आ जाओ और चेक करो, क्या सेकंड ब्रैकेट भी थर्ड ब्रैकेट भी सेम बन रहा है। तो यहां से हम C1 कॉमन ले लेते हैं, अब यहां से हम C1 कॉमन ले लेते हैं। C1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, C1 कॉमन लेते A2B3 माइनस A3B2 जो कि अंडरलाइन ये वैल्यू इस अंडरलाइन वैल्यू के बराबर आ रहा है। इसका मतलब रो और कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज हो जाएं तो हमारा आंसर अनऑल्टर्ड रहता है डिटर्मिनेंट का। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर है? चले आगे। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी भी कुछ कह रहा है क्या, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज, अगर किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो नेगेटिव साइन क्यों इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारे पास में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमारे पास में A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 और लास्ट में हमारे पास जो ब्रैकेट आएगा वो आएगा A2 B3 माइनस A3 B2। और फाइनली अगर मान लो इफ आई इंटरचेंज दीज टू रोज, लेट सपोज इनको आपस में इंटरचेंज अगर मैं कर दूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास A1 A2 B2 C2 और ये नीचे कर लेते हैं इस रो को A1 B1 C1 A3 B3 C3, ये एज इट इज लिख देते हैं। अभी हमने सिर्फ दो रोज को आपस में इंटरचेंज किया पोजीशन, अब ये चेक करते हैं कि उसकी डिटर्मिनेंट बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो आ जाओ बच्चों, इसको चेक करने के लिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने की कंडीशन दिमाग में फिट रखना कि जो रो जिस रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हो, आई एम गोइंग टू एक्सपेंड अबाउट दिस फर्स्ट रो, आई एम गोइंग टू एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो तो ये देखो कि फर्स्ट रो का जो भी कोफैक्टर होगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो जरा चेक कर लेते हैं। A2 का पोजीशन पॉजिटिव है क्योंकि 1 1 एलिमेंट है,
यस सर नो, समझ में आ गई बात। तो ये आएगा प्लस का M12 सॉरी 11 माइनस, तो भूल जाओ। अब आ जाओ B2 की पोजीशन है हमारे पास में। B2 की पोजीशन क्या है? B2 की पोजीशन बच्चों हमारे पास में है 1 2 है। ये है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 यानी कि नेगेटिव, और माइनर आएगा M12 प्लस। अब है हमारे पास C2 और इसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले उसके माइनर के साथ साइन देखते हैं कितना आ रहा है। 1 3 यानी कि पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा M13। M13 से कंफ्यूज मत होना कि ये इसका माइनर है, क्योंकि अब रो कौन सी है? फर्स्ट A2 B2 C2 है, तो उसके माइनर की पोजीशन ही उसका उस रो के माइनर से कोफैक्टर निकालने में हेल्प करेगी। तो आ जाओ, हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है M11 का मतलब A1 B1 A3 B3, यानी कि ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट करें तो हमारे पास में M11 क्या आएगा? B1 C1 B3 C3। क्लियर है ये चीज? तो ये बन जाएगा A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अब देखो इसके आगे B2 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसका कोफैक्टर का माइनर। माइनस तो आई क्या कोफैक्टर की वजह से? तो माइनस तो लिख देते हैं, काम करते हैं बाहर, और ये हो गया माइनस का B2। और M12 देख लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि A1 C3 माइनस A3 C1, A1 C3 माइनस A3 C1। और फाइनली हमारे पास में प्लस का C2 M13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 B3 माइनस A3 B1, A1 B3 माइनस A3 B1। तो ये हो गया हमारे पास में डिटर्मिनेंट अभी तक जो आ चुका है। अब चेक करते हैं ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं। ये हो गया A2 B1 C3 माइनस A2 B3 C1 माइनस B2 A1 C3 प्लस A3 B2 C1 प्लस C2 A1 B3 माइनस C2 A3 B1। अब सबसे पहले A1 एलिमेंट उठाते हैं। A1 एलिमेंट कहाँ कहाँ है भैया? A1 एलिमेंट ये रहा एक तो, और एक वो रहा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये वाला एलिमेंट, और फिर उसके बाद ले लिया मैंने ये वाला एलिमेंट। तो ये हो गया A1 B3 C2 माइनस A1 पहले लिख लिया, B2 बाद में, तो B2 C3। अब मैं क्या लूँगा? अब मैं ले लेता हूँ बच्चों, एक काम करता हूँ, A1 ले लिया ना, अब लेंगे B1। B1 कहाँ कहाँ आ रहा है? B1 एक तो ये रहा और एक B1 ये रहा। तो चलो इन दोनों को अरेंज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में माइनस का B1 C2 A3 और प्लस का B1 A2 C3। समझ में आया सभी को? क्या ये फंडामेंटल सभी को क्लियर है? अब इसके बाद देखो लास्ट में जो बच गया वो लिख लेते हैं, यानी कि C1 के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो C1 का एलिमेंट एक तो बच रहा है प्लस का A3 B2 प्लस का C1 A3 B2 और माइनस का C1 A2 B3। चलो आ जाओ चेक करते हैं कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे A1 कॉमन लिख के B3 C2 माइनस B2 C3। सर सेम आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट, ये तो होना ही था, प्रॉपर्टी है उसकी, उसका एसेट है। माइनस B1 कॉमन ले लो बच्चों, तो माइनस B1 कॉमन लोगे तो A3 C2 माइनस C3 A2 आ रहा है। सर चेक करो सेम आ रहा है क्या? तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया है। और ये फाइनली हमारे पास ये क्या आ गया है? ये आ गया हमारे पास में प्लस का C1 A3 B2, यानी कि C1 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास में A3 B2 माइनस A2 B3। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखो बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूँ। इसको अगर इससे मैच करें तो ये इसका साइन ऑल्टर्ड हो गया, इसको इससे चेक करें तो इसका साइन ऑल्टर्ड हो गया, और इसको इसके चेक करें तो इन दोनों का साइन ऑल्टर्ड हो गया। तो सब में से माइनस अगर मैं निकालूं, सिर्फ ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाल लूँ पूरा ही टोटल,
तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B2C3 माइनस B3C2। ये माइनस रहने दो, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस कॉमन लेके वो माइनस बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा A2C3 माइनस A3C2। बहुत बढ़िया। ये प्लस ही रहने दो और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में A2B3 माइनस A3B2। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? तो देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है वो ये है, और बाहर साइन क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है। बाहर अगर साइन माइनस का आ रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट को D1 मान लूँ, इस डिटर्मिनेंट को D1 मान लूँ, D1, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, माइनस टाइम्स D है। एक्चुअली इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकला? इससे ये इंटरप्रिटेशन निकला कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम आपस में सॉरी दो रोज या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं, तो डेफिनेटली वहां पे जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आने वाली है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का नेगेटिव टाइम्स होगी, साइन में अपोजिट हो जाएगी। चलो बच्चों, अब इसको कर लेते हैं सेव। तो यहां तक सभी को ये फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। चलो आगे, और वो क्या कह रहा है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये तो वाजिब सी बात है। जैसे मान लो मैं तो 2/2 की डिटर्मिनेंट की बात कर लेता हूँ। मैंने यहाँ एलिमेंट ले लिए 0 0 और ये ले लिया B और C। तो अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 0 इंटू सी माइनस B इंटू 0, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 ही तो आएगा। समझ में आ गई? If all the elements of any row are multiplied with the same number, then the determinant is multiplied by that number। बहुत सिंपल सा तरीका है। एक काम कर लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट के बारे में लिखते हैं इसको, इसके कोफैक्टर और एलिमेंट्स के फॉर्म में। तो A1 कोफैक्टर A1 या C11 लिख लो, प्लस B1 C12 C1 C13। थोड़ा सा C बड़ा लिख देते हैं, नहीं तो वो कोफैक्टर नहीं लगेगा। इस C को भी बड़ा लिख दो और इस C को भी बड़ा कर दो थोड़ा सा। चलो, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। अब जरा इनको भी लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? KA1 टाइम्स KA1 का डिटर्मिनेंट कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड ही नहीं है, आएगा तो यही ना। तो ये हो गया C11। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर मैं ये रो और ये कॉलम हाइड करूँ तो ये 2/2 की डिटर्मिनेंट, ये 2/2 की डिटर्मिनेंट सेम ही है। अगर इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे तो A2 A3 C2 A3, ये डिटर्मिनेंट A2 A3 C2 C3 के बराबर ही है। तो इसका मतलब कोफैक्टर तो चेंज नहीं हो रहे ना। चेंज क्या है? सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके बताया और रिजल्ट में क्या इंड्यूस होगा वो बात कर रहा है वो। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस KB1 टाइम्स C12, लास्ट है हमारे पास KC1 टाइम्स C13। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इस सब में से K कॉमन आ रहा है, और K कॉमन आ रहा है और अंदर क्या मिल रहा है बच्चों? देखो जरा, अंदर मिल रहा है हमें, ब्रैकेट लगाया, A1 C11 B1 C12 C1 C13, और ये कुछ भी नहीं है, ये है D। तो एक्चुअली में ये जो डिटर्मिनेंट आ गई D1, ये डिटर्मिनेंट जो D1 आ रही है वो K टाइम्स D आ रही है। यानी कि अगर किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, नॉन जीरो स्केलर से, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है पुरानी वाली की K टाइम्स हो जाएगी या स्केलर टाइम्स हो जाएगी। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आया? चलो आगे। अब वो क्या कह रहा है? इफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो आर प्रोपोर्शनल हो जाएं, यानी कि A1 B1 C1 या जीरो मतलब सेम हो जाए, या तो प्रोपोर्शनल हो जाए या सेम हो जाए, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स। तो मैं देख पा रहा हूँ कि A1/A1 B1/B1 C1/C1 का रेशो सेम आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। यानी कि ये दोनों रोज हो क्या हो गई है बच्चों? सेम हो गई है। क्या हो गई है बच्चों? सेम हो गई है। तो इनका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो या तो जीरो हो जाएगा, अगर सेम है तो जीरो हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है तो भी जीरो हो जाएगा। अब सर इसको कैसे करेंगे? चेक करते हैं। इसको करने के लिए अगर तुमको ये रो कॉलम ऑपरेशन बता देता तो ज़्यादा सही रहता, बट कोई बात नहीं, रो कॉलम ऑपरेशन के बिना भी हम इसको निकालेंगे। चलो देखो कैसे। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। A1 B1 C3 माइनस B3 C1
माइनस B1 टाइम्स A1C3 माइनस A3C1 प्लस C1 टाइम्स A1B3 माइनस A3B1। अब चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो वो आ रहा है A1B1C3 माइनस A1B3C1 माइनस A1B1C3 प्लस A3B1C1। ऑर्डर में चलो ABC ताकि कैंसिलेशन के टाइम दिख जाएगा कि क्या कैंसिल करना है। तो प्लस A1B3C1 माइनस A3B1C1। अब चेक करते हैं A1 क्या है। ये रहा A1B1C3 A1B1C3 गया। A1B3C1 प्लस का ये रहा माइनस का ये रहा A3B1C1 A3B1C3। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इसका भी रिजल्ट 0 ही आएगा जब सॉल्व करोगे। क्या ये बात अंडरस्टूड है? ये सही है। प्रोपोर्शनल या एलिमेंट्स सेम हो जाए किसी भी दो रो के या कॉलम के तो वो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है सभी को? आ जाओ बच्चों नेक्स्ट। दैट इज द इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू। मतलब किसी भी एक डिटर्मिनेंट को किसी भी दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फर्स्ट रो के या फिर कॉलम के किसी कॉलम के अबाउट। तो यानी कि किसी एक डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है? क्या ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है? चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, वही आइडियोलॉजी लगानी है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट निकाल दो, जल्दी हो जाएगा। तो कैसे? A1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई C11 B1 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय C12 C1 प्लस ये Z है प्यारे बच्चों, दिस इज Z C1 प्लस Z मल्टीप्लाई बाय C13। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया? अब आपको क्या करना है, देखो इसी को ब्रेक कर लेते हैं और उसको दिखा देंगे फिर। तो ये हो जाएगा A1 C11 प्लस इसमें से B1 C12 और इसमें से C1 C13 निकाल लो, और जो बच गए यहाँ X Y और Z उसे भी लिख लो। X C11 प्लस Y C12 प्लस Z C13, ये आ गया हमारे पास। अब चेक करते हैं क्या ये रिजल्ट भी वही आ रहा है, देख लेते हैं। देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट सेम आ रहा है बच्चों। तो यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं A1। देखो सेकंड रो थर्ड रो इन सभी में सेम है, तो कोफैक्टर्स की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है A1 C11 प्लस B1 C12 C1 C13, और ये तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? X C11 Y C12 एंड Z C13। क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है? सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे वो क्या कह रहा है भाई साहब? आगे वो कह रहा है कि रो कॉलम ऑपरेशन। रो कॉलम ऑपरेशन क्या कहता है? रो कॉलम ऑपरेशन ये कहता है कि जो भी ऑपरेशन आप किसी भी डिटर्मिनेंट में अप्लाई करने वाले हैं, चाहे अगर आपने रो पे स्टार्ट किया है तो रो पे ही कंटिन्यू करें, कॉलम पे स्टार्ट किया तो कॉलम पे ही कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि रो के ऑपरेशंस करते करते कॉलम में ऑपरेशन शुरू कर दिए, वो वाला काम नहीं करना बिल्कुल भी। और ऑपरेशन करने का तरीका समझाने की कोशिश करा। अच्छा, वो ये भी कह रहा है कि इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहा है कि वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं इसी डिटर्मिनेंट की बात कर लेता हूँ, है ना। इस डिटर्मिनेंट की बात करते हैं और हम एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ इस डिटर्मिनेंट को कि R1 क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये तो उसने जो लिख रखा है वो अपने हिसाब से लिख रखा है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ
कि इससे क्या होगा, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं दो रोज को ऐड कर दूं या एक रो में दूसरी रो के को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो जो जिस रो में एडिशन कर रहा हूं या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, जो भी करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उस रो के अबाउट जब मैं डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूंगा तो वहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। तो हमने इसको लिखा सिंप्लीफाई करके कि सर फर्स्ट रो को आप क्या लिख रहे हो, फर्स्ट रो को लिख रहे हो फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो। हाँ, क्या वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखो a1 दोनों को ऐड करो, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 c1 प्लस c2, यहां से आ गया मेरे पास में a2 b2 c2 a3 b3 c3 और ये हो गई डिटर्मिनेंट। क्या ये समझ में आया सभी को? अब जरा सा देखना, अभी अभी इससे पहले मैंने एक कंक्लूजन पढ़ाया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसको तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ब्रेक, तोड़ मत नहीं ना भैया, तोड़ना नहीं है, मतलब कहने का मतलब भावनाओं को समझो। तो इसे हम लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस a2 b2 c2, बिल्कुल ऐसे ही अभी जो डिटर्मिनेंट पढ़ाई थी मैंने कि इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में, जो भी डिटर्मिनेंट आप ब्रेक कर रहे हो उसमें आप किसी भी एक रो या कॉलम को ही ब्रेक करोगे, सभी को एक साथ नहीं कर सकते। लिखा भी होगा, नहीं लिखा मैं बता देता हूं। इफ एनी रो और कॉलम split, then if नहीं, only a row or a column will split, not all, सारी नहीं, किसी भी एक रो को एट ए टाइम, एक बार में एक रो या एक ही कॉलम स्प्लिट होगा, सारी रोज और कॉलम स्प्लिट नहीं होंगे। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो कहने का मतलब जो हम कर रहे थे, यानी कि इस रो को स्प्लिट कर रहे हैं और हमने स्प्लिट करके वापस, पहले तो सर मतलब एडिशन किया रो ऑपरेशन में, वही बताना चाहता हूँ कि रो ऑपरेशन करने से या कॉलम ऑपरेशन पूरे अगर शुरू किया रो तो रो करना है, कॉलम तो कॉलम करना है, लेकिन उससे उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? अब देखो a2 b2 c2 लिखेंगे, सेकंड रो भी a2 b2 c2 ही है, और थर्ड है a3 b3 c3। तो क्या मतलब हुआ, और अभी अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट क्या हो गई, जीरो, और ये हमारी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर ये चीज सभी को? अच्छा अब देखो इसको भी हम रिजल्ट में इसी तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करोगे, इस रो को स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, और ये वाली रो और ये चली जाएगी अलग, और ये दोनों हो जाएंगी प्रोपोर्शनल, तो ये जीरो हो जाएगी। से फिर करोगे आप इन इस रो के अबाउट स्प्लिट a3 b3 c3, और दूसरी डिटर्मिनेंट में आएगा बीटा a1 बीटा b1 बीटा c1, जो कि फर्स्ट रो के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो वो वाली जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एक ही डिटर्मिनेंट बचेगी। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को क्लियर हुआ? चलो बच्चों आगे देखो, आगे कह रहा है फैक्टर थ्योरम, इफ द एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट डी आर रैशनल इंटीग्रल फंक्शंस ऑफ x and two rows become identical when x is equal to a, then x minus a is a factor of given expression। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं,
जरा चेक करना बच्चों, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखी है। अब वो कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट डी आर रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स एंड टू रोज बिकम आइडेंटिकल व्हेन एक्स इज इक्वल टू a is kept over there, then x minus a is a factor। मैं यहाँ सिंपल से x इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ, और x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो रहा है हमारे पास में, x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो हो गए ना आइडेंटिकल। तो इससे क्या पता चला कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सर कैसे हो गया, आपने कैसे रख दिया, देखो बच्चों 1 पुट करो तो 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 5 प्लस 4, 1 माइनस 6 प्लस 5, और ये हो गया 1 माइनस 8 प्लस 7। क्या ये 0 नहीं हो रहा, ये हमारे पास 0 0 0 0 एक नल मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट, जिसकी रोज और कॉलम्स भी प्रोपोर्शनल ही है, प्रोपोर्शनल नहीं मतलब आइडेंटिकल है रोज और कॉलम। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर है। अब कितने होंगे वो डिपेंड करेगा कि कितनी रो और कॉलम प्रोपोर्शनल है। इफ 2 रोज आर, यहाँ कितनी रोज आइडेंटिकल है, 2 रोज आर आइडेंटिकल, तो कहने का मतलब यहाँ जो x माइनस 1 की पावर आएगी वो आएगी 2 माइनस 1, जितने रो आइडेंटिकल उसमें से -1, यानी कि x माइनस 1 ही एक फैक्टर ही प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई? चलो बच्चों आज इतना ही, आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है उस सबको रिवाइज करिएगा। कॉन्सेप्ट जो अगर आपको नहीं क्लियर हुए हों तो उसे रिवाइंड करके वापस देखिएगा, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस जो आपको समझाए गए हैं, उन क्वेश्चंस को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना उसको लर्न करेंगे यू विल गेट द बेटर कॉन्सेप्ट्स, बेटर क्लैरिटी ओवर देयर। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगले कॉन्सेप्ट में फिर आएंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।